नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक तरफ तो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं जिससे पाकिस्तानी मईशत जो है वो ना सिर्फ बहुत बड़े चैलेंज से दो चार है, बल्कि समझा जा रहा है कि कुछ अरसे के बाद इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बढ़ के हमारे सामने आएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो मेन पॉलिटिकल सियासी जमातें हैं उनका आपस का जो हिजान है और जो चपकश है वो ख़त्म होने को नहीं आ रही है। हुकूमत ने 25 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने बाई इलेक्शन करवाने का भी ऐलान रखा था। अब लोगों को ये भी खदशा हो रहा है कि चूँकि इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इतने मकबूल हैं, नज़र आ रहे हैं, तो शायद इलेक्शन कमीशन जो है वो ये 25 सितंबर के इलेक्शन ही ना करवाए। हालांकि जो सारे जलसे पहले हो रहे थे जिन पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी पीडीएम की जमातों की तरफ से, उसमें बुनियादी तनकीद का मकसद ये था कि इमरान खान साहब को फ्लड ऑपरेशन के अंदर में मौके पर मदद करनी चाहिए और अपने जलसे नहीं करने चाहिए। तो बॉटम लाइन ये है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि सैलाब की तबाहकारियाँ हैं जिससे पाकिस्तानी मईशत और पाकिस्तानी इंतज़ामी ढांचा जो है वो शदीद दबाव का शिकार है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम जो सियासी जमातें हैं वो मुख्तलिफ हीलो बहानों से अपनी ही सियासी लड़ाई में जारी हैं और उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को तनकीद भी करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी गिव इन करने को इस स्टेज पे तैयार नहीं है। ये सूरत हाल कहाँ को जाएगी, इस पर हम बड़ी तफसील से बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर सकेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जनाब अंदलीप अब्बास साहिबा, लाहौर से एक वीडियो लिंक के ज़रिए। वेरी वार्म वेलकम। फॉर्मर MNA हैं, मेंबर हैं कोर ग्रुप की, मेंबर हैं कोर कमेटी की, मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी तहरीक इंसाफ की। कैसर अहमद शेख साहब लीडर हैं PMLN के, वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन करेंगे। फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। वेरी वार्म वेलकम टू एज वेल। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब से, जो पब्लिक पॉलिसी एडवाइज़र हैं, एडवाइज़र रह चुके हैं टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं उनसे समझना चाहूँगा कि सैलाब की तबाहकारियों का टोटल इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तानी इकॉनमी पे क्या होगा। डॉक्टर नजीब, अल्टीमेटली जब माशी इम्पैक्ट आता है तो ज़ाहिर है उसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होता है। ये जो सैलाब इस वक्त है इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर और पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकॉनमी के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहित साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर को क्या हुआ जो ये सैलाब आया। 100% ऑफ द कॉटन क्रॉप जो कि सिंध में है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की 30% जो कॉटन क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। दैट मीन्स कि हम अगर इसको इम्पोर्ट करते हैं तो हमें तकरीबन 1 से $1.5 बिलियन ज़्यादा देने पड़ेंगे। आप याद रखिए कि इंपोर्ट्स हम कम करना चाह रहे हैं, बट इसका एक इंपोर्ट प्रेशर आएगा। इसका ये भी मतलब है कि हमारी कॉटन की नीड जो कि ओवरऑल 12, 13, 14 मिलियन बेल्स है, अब शायद 5.5 से 6 मिलियन बेल्स लोकल होंगी, बाकी सारी इंपोर्ट होगी। हमारी जो 20% शुगर केन क्रॉप है वो डिस्टर्ब हो गई है। इसका मतलब यह है कि पूरी जो सिंध की क्रॉप है, और इसका मतलब यह है कि 10% जो हमारी पूरे मुल्क की क्रॉप है शुगर केन की वो डिस्टर्ब हो गई है। हमारी अनियन क्रॉप डिस्टर्ब्ड है वहाँ पे, हमारी टमेटो क्रॉप डिस्टर्ब्ड है वहाँ पे, हमारी 80% राइस क्रॉप जो है वो भी डिस्टर्ब्ड है वहाँ पे। सो ऑब्वियसली एक फार रेंजिंग इम्पैक्ट है इसका जो कि इस वक्त आपने देखा। फिर आपने ये देखा है कि हमारी जो लाइफ स्टॉक है वो तकरीबन 7,45,000 का डैमेज है। ये बहुत बड़ा डैमेज है। अभी हम इसका नंबर्स के बाद एक ये भी तखमीना लगाने की कोशिश करते हैं कि ये डॉलर्स और रुपीज़ में इसका क्या बनता है। तकरीबन 246 ब्रिजेस जो हैं वो हमारे नाकारा हुए हैं। 5,735 किलोमीटर रोड ऑल ओवर पाकिस्तान इज़ डिस्ट्रॉयड। नाउ दीज आर बिग नंबर्स। जो कैजुअल्टीज़ हैं वो 1325 अभी तक रिपोर्ट की गई हैं। इंजर्ड 12,703 हैं। These are all huge numbers. जो population displaced है वो तो डॉक्टर साहब ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो सैलाब की डिस्ट्रक्शन है, इसका नियर टर्म में पाकिस्तानी मईशत के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? जी, बहुत अच्छी आपने बात की। एक तो यह है कि हमें इमीडिएटली रिलीफ देनी है, तो हुकूमत ने पहले 28 अरब का इंतज़ाम किया इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में डाल के, ताकि 25,000 हर घराने को मिल सकें। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स बढ़ता चला जा रहा है जो दिक्कत में है, तो इसको हमने 70 अरब किया। सो पहले तो सबसे ये बात है। नंबर 2, हमारा जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है डॉक्टर मोहित FY23 की वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और ओवरऑल ग्रोथ हुकूमत 5% का हदफ लेकर चली थी। IMF ने कहा कि नहीं, ये हदफ फ्लड से पहले ही 3.5% होगा। अब जो नया हदफ हुकूमत खुद सोच रही है वो सिर्फ 2.3% का है, और अभी ये बहुत एक अर्ली एस्टिमेट है। सो योर ग्रोथ टारगेट हैज़ रिड्यूस्ड हाफ
फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट स्टार्टेड। अब अगर 2.3% ग्रोथ होती है तो आप ये सोचिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ 2.4% है, तो हम उतनी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। इसका जो दूसरा इम्पैक्ट है वो ये है कि हमारी 36 अरब डॉलर की, डॉक्टर मोहित, हमने रखी है कि एक्सपोर्ट होगी इस साल। I don't think we will be able to make that export figure. I think ये एक्सपोर्ट 3 से 4 बिलियन डॉलर कम हो जाएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें जो कॉटन और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो हमने 24 अरब डॉलर ली है टू गेट टू 36 बिलियन। अब जो मेरी बात हुई है और जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं कॉटन और टेक्सटाइल से रिलेटेड, वो ये आ रहे हैं कि शायद ये 18 से 20 अरब डॉलर से ऊपर एक्सपोर्ट ना जा सके, और अगर वो एक्सपोर्ट नहीं जाती तो ये 4 से 5 अरब डॉलर का जो तखमीना है ये एक बहुत बड़ा तखमीना है जो हमारी एक्सपोर्ट्स को हर्ट करेगा। ओवरऑल एग्रीकल्चर का जो स्लो डाउन है, ये जो एक्सपोर्ट्स की कमी आप सब महसूस करते हैं कि एक्सपोर्ट्स नहीं हो सकेगी, क्या ये भी सैलाब का इम्पैक्ट है, जो उसकी तबाहकारी का इम्पैक्ट है, जो एक्सपोर्ट्स को इफेक्ट करेगा ये, या इंडिपेंडेंटली एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कमज़ोर पड़ गई? डॉक्टर साहब, गुड क्वेश्चन। सो इसमें से कुछ आंसर तो सैलाब का है, जैसे कॉटन डिस्टर्ब हुई, जैसे कि हमारी एक ओवरऑल डिस्टर्बेंस है। कुछ आंसर यूं है कि ग्लोबल स्लो डाउन जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है कंपेयर टू प्रीवियसली। और आपने यही देखा, मैं आज ही आपको मिसाल देता हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया किसी से बात कर रहा था, आई बीन इन्वॉल्व विद देयर यूनिवर्सिटीज़, तो उन्होंने 0.5% अपना जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाया। अब वो 3.5% पे चला गया है। इन मुल्कों के लिए 0.5 इज़ अ बिग जंप। तो वो करना ये चाह रहे हैं कि अपनी जो डिमांड है उसको कम करें, ग्रोथ को कम करें। सो कुछ इम्पैक्ट इसमें ग्लोबल है कि रिसेशनरी जो ट्रेंड्स हैं दुनिया में और जो स्लोइंग ऑफ इकोनॉमीज़ हैं उसका ट्रेंड है, और दूसरा ट्रेंड ऑफ कोर्स फ्लड्स का इम्पैक्ट है। और 36 अरब डॉलर स्टार्टिंग ऑफ भी एक बहुत बड़ा टारगेट था एट अ टाइम जब हम ये देख रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसको स्लो करने की ज़रूरत पेश आ रही है, बिकॉज 27% की इन्फ्लेशन थी, हेडलाइन इन्फ्लेशन, और आपका जो मालियाती खसारा था वो भी बहुत बड़ा हुआ आ रहा था, आपका करंट अकाउंट भी बड़ा हुआ आ रहा था। तो ये तीनों जो वजूहात हैं, हमें स्लो करना था, वर्ल्ड स्लो हुआ, और तीसरी वजह यह है कि एग्रीकल्चर हर्ट हुआ। डॉक्टर साहब, बड़ा आपने एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव दे दिया, आपने बड़ा अच्छा एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव दे दिया। मेरे साथ रहिए अंजलीब अब्बास साहिबा, तहरीक इंसाफ की आप जो है इम्पोर्टेंट लीडर हैं, उनकी कोर कमेटी की मेंबर हैं, अंदर के फैसलों से वाकिफ़ हैं। आप ये देख रही होंगी कि पीडीएम की जमातें हुकूमत में जो हैं, उसके अलावा मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा मसलसल इदारियाँ लिखे जा रहे हैं आपकी पार्टी और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, कि आप लोग सैलाब की तबाहकारियों को इग्नोर करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासी जो कैंपेन है उसमें बिजी हैं, और जिसकी वजह से आपने पाकिस्तान की सियासत को डिवाइड कर रखा है। शुक्रिया उम्मीद। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं एक सवाल पूछती हूँ, वो कौन सा इंसान है जिसने सबसे पहले सबसे बड़ी फंड रेजिंग की और कर रहा है, और अब अगले संडे को भी एक टेलीथॉन करेंगे, 500 करोड़ रुपया जमा करना। मैं एक सवाल पूछती हूँ बाकी पार्टी से, मैं सवाल पूछती हूँ PMLN से कि जी शहबाज शरीफ ने खुद कितने पैसे इकट्ठे किए हैं और उनके अकाउंट्स में जितने भी PM फंड्स हैं कितने इकट्ठे हुए हैं, उनका पर्सनल एफर्ट क्या है। दूसरा सवाल यह है कि अगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और किसी वक्त भी आ सकते हैं, तो वो सैलाब ज़दगान की दर्द और उसके लिए वो जो कह रहे हैं कि जी किसी को महसूस नहीं, ये तो बड़ी ही बेदर्दी की बात है और बेहिस्सी की बात है कि आप कह रहे मैं आ सकता हूं लेकिन आप नहीं आ रहे, और आपने एक पैसा नहीं भेजा। आप एक फ्लैट ही बेच दें और पैसे भेज दें, आपने वो भी नहीं किया। चले आपके बच्चे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनके बेशुमार बिजनेसेस हैं, बेशुमार इन्वेस्टमेंट्स है, वही आप चाह रही थी कि हसन हुसैन और नवाज शरीफ वहां से पैसे इकट्ठे करके भेजते, ये आपका एतराज है? मेरा एतराज ये है कि सबसे ज्यादा पैसे भी इकट्ठे किए, सबसे ज्यादा जगहों पे भी गए। आपको पता है क्या सखर, क्या डीजी खान, सबसे पहले कौन पहुंचा है, और वो इस तरह नहीं पहुंचा कि उसने सर पे एक छतरी ली हुई है कि मेरे ऊपर धूप ना आ जाए और हैट पहना हुआ है। वो बैठ के लोगों के साथ खाना खा रहा है, वो असेसमेंट कर रहा है, वो ये देख रहा है कि जी किस इलाके में कितनी क्या
मदद की जरूरत है। तो सबसे पहले तो जितनी जगहों पे गए हैं, जितने जितने लोगों के साथ वो बैठे हैं, कोई मुझे बताएं जरदारी साहब किधर हैं, मुझे बताएं नवाज शरीफ किधर है, मुझे बताएं ये सारे लोग किधर हैं। किसी ने फंड रेजिंग की, किसी ने डोनेशंस की, किसी ने कोई किसी किस्म का एफर्ट किया, सवाए इसके कि आप वो जो है पीकैप पहन के मैं सुन रहा था शर्मिला फारूकी कह रही थी कि पता नहीं कितने ट्रिलियन रुपए जो है 1.7 ट्रिलियन रुपया बिलावल साहब ने इकट्ठा किया है दुनिया भर से। 1.7 ट्रिलियन वो कह रही हैं कि 1.7 खरब रुपया बिलावल जरदारी दुनिया से रेज किया। मैंने ना कोई देखा है उनको इकट्ठा करते हुए, ना उनकी कोई देखी। हाँ, अगर वो उन्होंने इकट्ठा किया है, शायद सारे पैलेस बेचने की कोशिश कर रहे हों या जो कुछ भी है, लेकिन फिलहाल कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया, कोई प्रोग्राम सामने नहीं आया। ये तो जो पैसे थे उसमें से मेरे ख्याल में जो इंटरनेशनल एड है सऊदी अरब से, टर्की से, मुख्तलिफ ममालिक से, वो उसको काउंट कर रही है। इंटरनेशनल जो एड आई है दुनिया के चाहे वो उसको काउंट कर रही हो, हाँ, लेकिन वो इंटरनेशनल एड तो आप देखें ना, मुझे नहीं पता कि 1.7 ट्रिलियन आई है कि नहीं, क्योंकि उसके फिगर्स जो हैं उस तरह ट्रांसपेरेंटली कैलकुलेट नहीं हो रहे जैसे कि शौकत खानम के होते हैं, जैसे कि फ्लड रिलीफ के होते हैं विद इमरान खान। वो पूरा मीटर लगा होता है, वो होते हैं। अगर उनके पास कोई ऐसी है चीज, एविडेंस लेके आए, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, अगर 1.7 ट्रिलियन, मेरा दूसरा सवाल, वजीर फॉर्मर इमरान खान जेहलम, सरगोदा, बहावलपुर, फैसलाबाद जलसे कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि वो जो आपको पता है कि पिछला अर्थक्वेक आया, इरा इन्होंने एस्टैब्लिश की, इरा के ऊपर सबसे बड़ा स्कैम आया कि जो शहबाज शरीफ का दामाद है उसने वहां से पैसे लिए, उस पर तो पूरा केस है। तो ये इनको हम ऐसे नहीं कह रहे, ये असल में केस ये है कि इनके ऊपर आएगा। और आईएमएफ ने कहा है, आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि करप्शन एड मनी जब हम देंगे, करप्शन का बहुत बड़ा खतरा है। और इन्होंने करप्शन के जो बंद कर दिए इंस्टीट्यूशंस, उसके ऊपर उन्होंने कंडीशन लगाई है। ये मैं नहीं कह रही, ये आईएमएफ की रिपोर्ट है। नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो जलसे किए जा रहे हैं वो अवेयरनेस के लिए किए जा रहे हैं, उसके अंदर सारी बातें होती हैं। और मुझे बताएं, क्या वो सैलाब वाले पानियों में कर रहे हैं जलसे? और साथ साथ वो जहां जाते हैं सबसे पहले वो असेसमेंट करते हैं और वो जलसे करते हैं। दुनिया में मुझे बताएं, जहां भी फ्लड्स आए, और बहुत फ्लड्स आए शुरू में इंडिया में, जो अली मानसून में और बांग्लादेश में भी आए, इस रीजन में आए, कहीं सियासत बंद हो गई, हुकूमत बंद हो गई, ऑपोजिशन बंद हो गई। कहीं दुनिया में आपने देखा है कि अब वो रेजिंग फायर्स थी वहां कैलिफोर्निया में, रेजिंग फायर्स थी, उन्होंने अपनी सियासत बंद कर दी, ऑपोजिशन बंद कर दी। ये तो मैंने कोई अनोखी चीज देखी है यहाँ कि जी आप, और सबसे ज्यादा पैसे भी वो बना रहा है, जिसको कहते हैं रेस कर रहा है फ्लड्स के लिए, सबसे ज्यादा लोगों से वो मिल रहा है। सबसे बड़ी बात आप देखें कि नौशहरा पे सब आपने कहा था कि नौशहरा में पानी आएगा, वाहिद पार्टी है जिसने वहां बंद खड़ा किया हुआ था, नौशहरा बच गया। ये फर्क है केपी में और सिंध में। मेरा सवाल वही है, नवाज शरीफ साहब खुद कहते हैं कि मैं ठीक है, मैं किसी वक्त आ सकता हूं, वो क्यों नहीं आ रहे? अगर इतना दर्द है उनके दिल में, वो क्यों नहीं पहुंच रहे और क्यों नहीं फंड रेजिंग कर रहे? चाह रहे हैं कि वो आए, क्यों नहीं अपने पैसों में से आप लोग नहीं चाहेंगे कि वो आए। अच्छा, जरा कैसर अहमद शेख साहब को आने दीजिए। नहीं, हम तो कहते हैं वो आए, तो 2 साल से कह रहे हैं कि ये फ्रॉड है, उनको आना चाहिए। ठीक है, कैसर अहमद शेख साहब, एक जो हैजान है सियासी, उसकी वजह यह कि पीडीएम की जमातों ने, आपकी जमात ने सेलेक्टिव तौर पे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए। 9 आपने हलकों पे इलेक्शन जुलाई में फैसला करवा दिया गया, 9 हलकों में इलेक्शन का। हालांकि उस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ और उसकी तमाम शुरू भी हो चुकी थी और उसकी मैसिव प्रोडिक्शंस भी आ रही थी। वो 25 सितंबर के इलेक्शन अगर आपने ना रखे होते बाई इलेक्शन, तो इमरान खान आपको एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो है उसके हवाले से करते नज़र ना आते। अब आप उस पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को तो आपकी जमात क्रिटिसाइज़ कर रही है, लेकिन 25 सितंबर के इलेक्शन से आप लोग डर रहे हैं। और अब इस वक्त लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि मारे खौफ के वो इलेक्शन कैंसिल कर दिए जाएंगे फ्लड का नाम लगा के। इसके बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब, देखिए इन हालात में आपको पता है 2/3 हमारा एरिया जो है इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ है। मैं खुद मरियम नवाज साहबा के साथ
राजनपुर गया और मैंने पूरा सिंध का इलाका, क्योंकि मैंने वहाँ पे जाके जो कुछ मेरे से हो सका अपना फंड दिया और वहाँ चीज़ें बांटी। ये कह रही हैं कि कौन नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा। मरीम नवाज साहबा पहले तोसा गई, फिर राजनपुर में जाके तकसीम किया। बात ये हो रही है कि हम सबको इसमें कोई एक दूसरे से सबकत की बात है कि कौन सबकत ले जाए, ले जाना चाहिए। ये जो 5 अरब की बात कर रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं कि वो अभी कमिटमेंट्स हैं, अभी लोगों ने कोई इरादा जाहिर किया है। वो देखें कितना फंड आता है। इनसे पूछा गया कि कोई आप बताएं एक्चुअल फिगर्स क्या हैं, तो बहरहाल वो आ जाएंगी। हम तो तवक्को करते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं और कोशिश होनी चाहिए। स्टेट बैंक लेकिन इन हालात में स्टेट बैंक की भी फिगर्स हैं। अब 6 बिलियन आपका आया है तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये आप कंफर्म कर रही हैं? कोई 6 बिलियन नहीं, मैं कह रही हूँ 2.3 बिलियन। आप कह रहे हैं कि क्या फिगर कंफर्म करती हैं आप? कल आपका नुमाइंदा कह रहा था खुद, कल आपका नुमाइंदा जो है 2.3 बिलियन, और वो कह रहा था कि स्टेट बैंक में कोई पाबंदियां हैं। डॉक्टर मुईद साहब के प्रोग्राम में वो कह रहा था कि अभी क्योंकि स्टेट बैंक की पाबंदियां। मुझे ये बताइए कि लोकल आपने पाकिस्तान से कितना इकट्ठा किया? मैं इस मुकाबले में नहीं जाना चाहता। आपने अगर किया है तो अच्छा किया है, हमें और ज्यादा करना चाहिए। हर एक बढ़ चढ़ के आप मेरे साथ कैसर साहब, आप मेरे साथ 2 प्रोग्रामों में आ चुके हैं और आपने आज से 3 महीने पहले इन्हीं प्रोग्रामों में आके मेरे साथ बैठ के कहा था कि मिफ्ता इस्माइल तबाह कर देगा इकोनॉमी को, इसको कुछ नहीं पता। ये आपने 2 प्रोग्रामों में आके कहा था। और ये जो फोरकास्टिंग है फ्लड्स की, ये तो आपको पता है कि वो सारे कह रहे हैं कि 3-2.5 महीने पहले पता था कि रेन ज्यादा आने हैं। मैं ये कहती हूं कि 100 साल, एक सदी का सबसे बड़ी जो नागहानी आफत आई कोरोना, और उसमें पाकिस्तान केस स्टडी बन के निकला। आप 28 बिलियन की बात कर रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उस वक्त हमने 260 अरब रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया और 1 पैसे की करप्शन की बात नहीं हुई। हमारा प्रोग्राम स्टैनफोर्ड स्टडी के अंदर आया कि दुनिया के 4 बेहतरीन ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम्स में से था। आपकी दफा, आपको भी पता है कि शहबाज शरीफ का जो अर्थक्वेक का में उसके दामाद ने वहां से पैसे निकाले थे अर्थक्वेक के, उस पे केस है। ये फैक्ट्स हैं, ये मैं कोई डिनाई नहीं कर रही। आपको मुझे बताएं कौन पैसे देगा? कौन पैसे देगा कि पैसे उठा के नवाज शरीफ बाहर चला जाए और वहां बैठ के अपने फ्लैट बनाए और फिर कहे कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन मैं आऊंगा जब इक्तदार मिलेगा। मैं सैलाब के लिए नहीं आऊंगा, मैं आफत के लिए नहीं आऊंगा, मैं एक पैसा नहीं अपना बेचूंगा, मैं हूं तो ठीक लेकिन मैं नहीं आऊंगा। हाँ, इसहाक डार को आना चाहिए क्योंकि मिफ्ता इस्माइल ने तबाह कर दी इकोनॉमी, 42% इन्फ्लेशन कर दी है, इसलिए मैं मीटिंग में से वॉकआउट कर रहा हूं। आप क्या समझते हैं कि लोग क्या है, बेवकूफ हैं, लोगों के दिमाग नहीं है, दिल नहीं है, आंखें नहीं है, और उनको 22 करोड़ को आप रद्दी की तरफ शेख साहब का इस पर रद्द लेते हैं एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक ले दीजिए मुझे, फिर कैसर शेख साहब से जो आप हाथ लगाए, जो आपने इल्जामात लगाए, आपका जो मौकफ है उस पर कैसर शेख साहब का मौकफ ले लेते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। शेख साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। मेरा जो सवाल आपसे था वो दरमियान में ही रह गया क्योंकि बात और तरफ चलेगी। मेरा सवाल आपसे ये था कि पहले इलेक्शंस की तारीख रखी गई 25 सितंबर की और उसे इलेक्शन कमीशन ने मनसूख नहीं किया बावजूद इसके कि सूरत हाल खासी ख़राब थी। अब जबकि ये लग रहा है कि इमरान खान उन इलेक्शंस को स्वीप कर जाएंगे, खबरें आ रही हैं कि अब कोई एक्सक्यूज़ दिया जाएगा फ्लड का और 25 सितंबर के इलेक्शन जो है वो उसको आगे किया जाएगा या उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। इस पर आपकी क्या खबर है? देखिए, बात सीधी सीधी है। अब ये इलेक्शन है, इलेक्शन का अनाउंस हुआ है, वो सैलाब से पहले था। अब अगर कोई सैलाब आया मुझे नहीं पता, लेकिन ये फैसला हमने नहीं करना या इन्होंने नहीं करना, वो तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। अब एक तरफ तो आप या इलेक्शन कमीशन को मान लें कि वो न्यूट्रल है, क्योंकि इन्होंने तो किसी इदारे को मानना नहीं। इनके हिसाब में तो जो 4.25 साल असम्बली में गुजारे वो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने में और किसी भी अपोजिशन मेंबर से इन्होंने इंटरेक्शन करने का या चार्टर ऑफ इकॉनमी का कभी सोचा नहीं। फिर अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट 12 बजे खुली रात को, जब इनके डिप्टी स्पीकर बिल्कुल गैर आईनी काम कर रहे थे, तो उस वक्त इनको सुप्रीम कोर्ट से एतराज़ था, अमेरिका से इनको एतराज़ है, इंडिया ये कहते थे कि मोदी साहब आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा, जब आ गए तो उन पे एतराज़। अब मुझे ये बताइए कि कोई एक इदारा बता दे, हमें तो ये सिखाते रहे, खुद अंदरीब बड़ी नॉलेजेबल हैं और ये खुद बताते रहे कि इदारों का तकरीम करो। ये आज तजाहुल आरफाना से काम ले रही है, पता इनको हर चीज़ का है, यही हमें बताती रही हैं। और इन्होंने इनका
13 और 18 का पूरा इलेक्शन कैंपेन जो थी वो यही थी कि इदारों की तकरीम की जाए। आज किसी इदारे को ये मानने को तैयार नहीं। इसका नहीं मुझे पता तो ये तो डॉक्टर साहब आपको मेरे से ज्यादा पता होगा, मुझे तो इस बात का पता नहीं है कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है। मैं तो शेख साहब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके दौर में कि अब पैनिक है और 25 सितंबर के इलेक्शन जो हैं उनको आगे किया जाएगा बिकॉज वो आपकी जमात लूज करते नजर आ रही है। कराची में भी सूरत हाल यही है भाई। हमारी जमात तो इनके दौर में भी हर बार जीत रही थी, और इनके 22 मेंबर जो इनके मेंबर थे वो टूट के हमारे यहाँ आ गए या बैठ गए, अपोजिशन में जाके बैठ गए। हमारा कोई एक मेंबर पुणे, अगर हमारी जमात लूज कर रही होती तो कोई एक मेंबर भी अपोजिशन का टूट के इनके पास इनकी जमात में शामिल हुआ, कोई सेनेटर, कोई MPA, कोई MNA, इन्हीं के लोग शामिल होते रहे। तो ये क्या बात है कि ये अगर पॉपुलर ये हैं तो लोग हमारे साथ क्यों आते हैं? मेरे साथ रहिए। ये तो इलेक्शनों में होगा। प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन, जरूर पॉलिटिकल एनालिस्ट फरीहा इदरीस साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। फरीहा, आपको क्या लग रहा है कि जिस किस्म का हिजान इस वक्त बिल्डअप हो चुका है, अब ये जो सारा इल्ज़ाम था कि इमरान खान जलसे कर रहे हैं उसका ताल्लुक बाई इलेक्शन से था, अगर ये बाई इलेक्शन कैंसिल हो जाते हैं 25 सितंबर के तो इससे हुक्मरान जमात को, PDM को कोई फ़ायदा होगा, ये मज़ीद तासुर हो जाएगा कि दौड़ गए, इन्होंने सरेंडर कर दिया? देखिए, अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, आप किसी से भी बात कर लें डॉक्टर मोहित, तो आपको PDM ये बात बताती है बड़ी क्लियरली कि वो समझते हैं कि ये टाइम उनके इलेक्शन के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए जनरल इलेक्शन का तो अभी आई थिंक सब में अंडरस्टैंडिंग है कि अगले 7, 8, 9 महीने तक जनरल इलेक्शन नहीं होने जा रहे। कुछ आप पिछले दिनों की अगर आप ट्वीट्स देखें ये जो मुख्तलिफ एनालिस्ट की, और खासतौर पे अगर आप मॉनिटर करते हैं US के अखबारात और एनालिस्ट को देखा हो, तो वहां पर भी मैंने मेंशन देखा है कि ये वक्त है कि अभी पॉलिटिक्स की तरफ ना तवज्जो दी जाए, सब फ्लड के ऊपर जाए, जो कि बात एक पाकिस्तान में PDM का बयानिया है। मैंने इंटरनेशनली भी देखा कि वहां पर भी ये बात हुई। अगर आप ओवरऑल फ्लड की सिचुएशन देखें, एक बहुत बड़ा यकीनन ये चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, तो उस तनाजुर में एक बात तो नजर आती है, लेकिन सवाल ये है कि आया हम तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटी रोकने जा रहे हैं? क्या अगर ये इलेक्शंस नहीं भी होते, पोस्टपोन भी होते लेकिन फरिया, जब ये इलेक्शंस का ऐलान किया गया, जब सेलेक्टिव रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए गए, तो जाहिर है मकसद जो समझ आता था वो ये था कि शहबाज शरीफ साहब, जिनकी हुकूमत एक सीट के ऊपर खड़ी है या 1-1.5 वोट के ऊपर है, इलेक्शंस के नतीजे में उनकी पोजीशन को नेशनल असम्बली में मुस्तहकम किया जाए। तो ये एक पॉलिटिकल गैम्बल थी। अब ऐसा लग रहा है कि वो हो नहीं सकेगा, और अगर इलेक्शन होते हैं 25 सितंबर को तो इमरान खान जो है वो सारे ही हल्के जीत जाएंगे। मैं भी कराची से वापस आया हूँ, वहाँ तो डन डील है कि लग रहा था, हर बंदे ने मुझे बताया कि यहाँ पर खा MQM के हों या PPP के हों कि ये तीनों की तीनों सीटें जो है इमरान खान जीत जाएंगे। सो अंडर द सर्कमस्टेंसेस वो जो मूव थी, जो स्ट्रेटेजिक मूव थी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की, वो तो फेल हो गई है। इस इलेक्शन से तो उनको फ़ायदा नहीं होगा। अब उसको फिर अगर फ्लड का नाम लेके करेंगे, मेरा मकसद है कि पॉलिटिकली तो फ़ायदा नहीं, मतलब पॉलिटिकली तो मज़ीद नुकसान होगा। आपका इस पर क्या ख्याल है? बड़ा केयरफुल एस्टिमेट किया गया है इन तमाम की तमाम 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, ABCD जो लोग थे उनके कितना वोट्स का फर्क था, और ये चुन के वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज निकाली गई हैं जहां पे समझा जाता है कि PTI बड़ी कमजोर पोजीशन में थी, जहां पे ये समझा गया कि हम बड़ी आसानी से ये सीट तमाम जमातें मिलकर वापस ले सकते हैं। सो अब अगर इन हलकों में भी मसला पड़ गया है, कंसिडरिंग कि आप हुकूमत में हैं, आपके पास तमाम रिसोर्स है, ECP का सॉफ्ट कॉर्नर है आपकी तरफ, तो ये तमाम बातें होने के बावजूद अगर इस वक्त भी परेशानी है कि इलेक्शन में जाएं या ना जाएं, तो ये वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। और अब ये बात एनालिसिस की कितनी इजाजत है या नहीं है, मगर ये बात तो सभी कह रहे हैं ना। PDM भी हमें ये बता रही है कि इस वक्त हम इलेक्शन में जाना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि हमने ऐसे फैसले किए हैं, मजबूरी में किए हैं, जिससे भी किए जिसकी वजह से हम अनपॉपुलर हो गए और अभी फौरन हम इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। तो ये बात तो वो भी मान रहे हैं कि हम अगर अभी इलेक्शन में गए तो हम इलेक्शन हार जाएंगे और हमें किसी तरीके से सूट नहीं करता। और अब अगर इन 9 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिनको आपने वाज़ेह तौर पर चुना है, वहां पे भी मामला मुश्किल नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है खान साहब का, उसको ये सिर्फ इलेक्शन ही जरूरी नहीं है। आपको बहुत सारी सर्वे रिपोर्ट, बहुत सारे मामला वहां से वो अब नजर आना शुरू हो गया है। अच्छा, सो ये ग्राफ जरा अंदलीब के पास मैं आ सकता हूँ? अंदलीब के पास थोड़ी सब टाइम है मेरे पास?
जी जी। अच्छा, अंजलि पवार साहबा, हुकूमत का ये कहना है, पीडीएम की जमातें कहती हैं कि भाई हमारी हुकूमत की टर्म तो ख़त्म होती है अगस्त 2023 के अंदर, हम क्यों इमरान खान एक छोड़ 100 जलसे करें, बड़े से बड़ा जलसा करें, कितनी ही कैंपेन क्यों ना रन करें, हुकूमत तो अपनी टर्म असम्बलियों ने मुकम्मल करनी है, असम्बली में हमें गिरा सकते नहीं है। आखिर उनकी क्या कानूनी ऐसी कंपल्शन होगी, क्योंकि हुकूमत को गिरा तो आप पा नहीं रहे नेशनल असम्बली में, 4 सूबों पर आपकी हुकूमत वैसे भी है, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में, तो जवाब क्या है कि इलेक्शन करवाए जाए? देखिए, एक वो कहते हैं ना, मोमेंट ऑफ ट्रूथ होता है। आपको याद होगा कि खुर्रम दस्तगीर ने प्रोग्राम में आके ओपनली एडमिट कर लिया, उसने कहा असल वजह ये पूरी साजिश ये जो भी हुई कि एक 85 सीट वाली पार्टी जो है वो 155 सीटों वाली पार्टी पे उसको मिल मिला के साजिश करके निकाल के आ गई, क्योंकि हमारे करप्शन के केसेस मैच्योर हो रहे थे और हमने पकड़े जाना था। और उसके बाद अगर इमरान खान रहता तो इमरान खान तो अगला इलेक्शन भी जीत जाता, तो हमारे पास तो कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि हम ये करें। अब आप देखें कि खुद इनका बंदा आके ओपनली ये एडमिट करके आप सबके प्रोग्रामों में गया है कि असल वजह ये थी। और उसके बाद आप देखें कि मईशत का हाल कैसे हुआ। ये जो बैठे हुए कैसर शेख साहब, ये मेरे साथ 2 प्रोग्राम कर चुके हैं जिसमें इन्होंने आज से 2 महीने पहले कहा था कि मिफ्ता इस्माइल को कख नहीं आता इकोनॉमी के बारे में, बेड़ा गर्क कर देगा, ये इन्होंने खुद कहा था। उसके अलावा देखें कि नवाज शरीफ साहब एक्सट्रीमली अनहैप्पी है, वो कहते हैं जिस तरह से इकोनॉमी चलाई जा रही है, मुल्क चलाई जा रही है और गरीब का बेड़ा गर्क हो रहा है, मैं इसका साथ नहीं दे सकता। और वो इसहाक डार को भेजने की कोशिश कर रहे हैं और खुद आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो मैं वो बता रही हूँ जो इनकी अपनी पार्टी के अंदर है। बैड कॉप भी हो सकता है ना दिलीप, आप इसको बिलीव क्यों कर रही हैं? ये गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटजी हो सकती है पीएमएलएन की कि सारा मसला नजला फेंक दिया जाए शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल के ऊपर। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन नजले के अलावा आप फैक्ट्स तो देखें। 42% इन्फ्लेशन है। आप देखें इस वक्त आपका फैसलाबाद का क्या हाल है, आपकी एक्सपोर्ट्स का क्या हाल है। जो आपकी 12 रुपए की जो यूनिट बिजली थी वो 25 रुपए पे है इस वक्त। आपके प्रोग्राम्स में मैंने देखा कि गरीब बंदा अपना बिजली का बिल लेके खड़ा है, 71,000 रुपए उसके बिजली का बिल है, लोग नहीं पे कर रहे। अच्छा, इन्होंने वो सेल्स टैक्स लगाने की कोशिश की, वो भी वापस लेना पड़ा, ना इनके पास पैसे हैं। लेकिन इन सारे मसाइल का आपके पास क्या कोई हल होगा? चीज पे कॉन्फ्रेंस है, इमरान अगर इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन आप जीत जाएंगे नजर आता है, क्या आपके पास इन मसाइल का कोई हल होगा? सबसे बड़ी बात मैं मुझे आपको पहले भी करी, मैं आपको मेरी बात मैं इनको बता रही हूँ कि हमने 100 साल में दुनिया की बदतरीन आफत कोरोना को, जिस पे 260 बिलियन रुपीस चाहिए थे, 28 बिलियन पे रो पड़े हैं, इनसे दिया नहीं जा रहा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, इनके पास कैपेसिटी नहीं है। इन्होंने क्या किया आके, तो वो आप देखें जिसके ऊपर रोज सारी दुनिया में एक किलर वेव थी, वो ये नहीं था, वो तो बस जिसको जो लगता था गया। उसके अंदर पाकिस्तान के इनके स्टेट बैंक का जो गवर्नर था उसने आके कहा कि बेहतरीन मईशत थी, पाकिस्तान का एग्जाम्पल बना मईशत का कोरोना में। हमने इतनी बड़ी आफत जिसमें यूके फेल हो गया, यूएस फेल हो गया, स्पेन फेल हो गया, फ्रांस फेल हो गया, इंडिया फेल हो गया, हमने की क्योंकि हमने पूरा प्लान बनाया, फाइनेंशियल प्लान लेता था, रेस्क्यू प्लान लेता था, हेल्थ प्लान लेता था। हम तो वो आफत से डील कर चुके हैं जो इससे 1000 गुना बड़ी थी, लेकिन तब भी ये क्या कह रहे थे आप समझते हैं? अच्छा, कैसर शेख साहब, वो कौन सा आलम और मूड होगा, कैफियत थी जिसमें आपने पता नहीं क्या कॉन्टेक्स्ट था जिसमें आपने ये क्या डाला कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल निकम्मे नालायक हैं, उनसे कुछ हैंडल नहीं हो रहा, वो क्या समा था सर? देखिए, बात सुनिए, इन्होंने जो इकानमी छोड़ी है ना, थोड़ा सा डॉक्टर साहब तवज्जो की, इनको सब पता है जो इकानमी इन्होंने छोड़ी है। देखिए, ये कहते थे डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल को नालायक निकम्मा कहा है? सबसे ज्यादा मेरी बात, अगर मुझे बात ही नहीं करने देनी डॉक्टर साहब, कुछ तो आप सवाल करते फिर सुन तो लीजिए ना। मुझे तो पहले भी आपने बात नहीं करने दी, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज मुझे 2 मिनट दे दें। छोड़े आप आगे बोले।
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन्होंने जो छोड़ी 4000 अरब रुपए का खसारा छोड़ा। पूछ लीजिए डॉक्टर साहबा से कि इससे ज़्यादा खसारा कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ? 4000 अरब रुपए, महंगाई तो होनी ही थी। मैं मिफ्ता इस्माइल के ऊपर भी आता हूं, वो भी बात करता हूं। 4000 अरब रुपए का इन्होंने खसारा छोड़ा। ये फैक्चुअल बातें हैं। फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप 50 अरब डॉलर हो गया, जो पाकिस्तान की तारीख जो इन्होंने छोड़ा जून 22 तक 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट हो गई और 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई। ये कहते हैं जी हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई। ओ भाई, एक्सपोर्ट तो आपने बढ़ाई, लेकिन इंपोर्ट 4 गुना और बढ़ा दी। इससे करंट अकाउंट, अच्छा महंगाई तो होनी थी, लेकिन हमें भी चाहिए था। देखिए, जो ये गलत बात करके मुआहदा करके IMF से मुकर गए, तो IMF ने तो इनकार कर दिया और आपका मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। और जिस तरह अभी भी आपने लेटर लिखे और कहा कि सूबे जो है वो सरप्लस नहीं दे सकेंगे, बात तो सिर्फ ये हो रही है कि कोई चीज़ तो मुझे बता। मैं जो मिफ्ता को कहता हूं, मैं मिफ्ता का अभी भी कह रहा हूं, मैं मेंटेन कर रहा हूं वो बात कि मिफ्ता में वो तजर्बा नहीं है उसके रास्तों से, क्योंकि मैं उनको बड़ा करीब से जानता हूं। उनके चचा जो थे, सगे चचा, मेरे साथ मैनेजिंग कमेटी में थे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, जब मैं सदर था, आज से 35 साल पहले। उसके बाद उनके बड़े भाई को भी मेरी उन फैमिली से तल्लक है। मैं कहता हूं, देखिए इस वक्त डॉक्टरों का एक बोर्ड चाहिए। पाकिस्तान की इकानमी वेंटिलेटर पे है ना, ये इलेक्शन का वक्त है, इलेक्शन नहीं हो सकते, किसी सूरत में नहीं हो सकते। पूरा मुल्क डूबा हुआ है। मैं खुद 2 रातें सोया नहीं हूं। मंगल और बुध को मैं गया हूं राजनपुर में, कराची से रास्ता बंद है सारा। सक्खर पे पूरी रात मैं नवाब शाह के इलाके में, और हजारों लोग इर्द गिर्द अपनी चारपाइयों पे लेके डंगर लेके आए हुए हैं। तो इन हालात में इनको खुदा का खौफ होना चाहिए, जबकि 2/3 एरिया हमारा सैलाब में बिल्कुल डूबा हुआ है। ये अपने जलसों, अच्छा भाई आप जलसे कर लीजिए, और क्या आपका ये ख्याल है कि ये आप पॉपुलर हो रहे हैं? इनका ख्याल है इलेक्शन कराने दीजिए। मैं तो कहता हूं कि इलेक्शन, और कोई भी पार्टी जीते जी, सारी पार्टियां पाकिस्तान की हैं, कोई जीते, लोग जो इसको चाहेंगे वो जीत जाएगा। लेकिन ये वक्त नहीं है। आप इस वक्त क्या करेंगे? FATF आएगी, FATF उसने देखना है आपका, कोई आपकी इंटरम गवर्नमेंट उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकेगी। इसके अलावा जो कोई IMF की कंडीशनलिटी, आज मैं बताऊं, एक बात फिक्रा करना चाहता हूं। मैं एक फिक्रा कह के ख़त्म कर रहा हूं कि IMF ने कहा था कि 3.5% पाकिस्तान की ग्रोथ होगी इस साल। आज ब्लूमबर्ग ने कह दिया है कि 0.8% होगी। वो होगी क्योंकि 3% की कमी जो है, 10 अरब डॉलर का हम एस्टिमेट कर रहे हैं, और हमारी इकानमी 360-70 अरब डॉलर की है, तो तकरीबन 2.5-3% हमारी ग्रोथ इससे कम होने वाली है। हमारे हालात, और 2% हमारी आबादी बढ़ रही है, हम और बड़ी महंगाई में, और मिफ्ता का मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त एक पूरा बोर्ड चाहिए डॉक्टर्स का, और सब मुल्क के सारे मिलकर, सही है, बोर्ड चाहिए, तमाम पार्टियां मिलकर पाकिस्तान को बचा सकती हैं। मेरे साथ शेख साहब मेरे साथ रहे, मैं फरिया की तरफ आऊंगा ब्रेक के फौरन। प्रॉब्लम यह है कि PDM की जमातें जब इस वक्त ये कहती हैं कि हालात मुल्क के देखें, मईशत को देखें, सैलाब को देखें, इलेक्शन का माहौल बनता नहीं है बहुत देर तक, तो बात बिल्कुल समझ आती है। लेकिन बात फिर ये भी है कि मार्च में जब इन जमातों ने यह कहा कि हमको इमरान खान की हुकूमत गिरानी है, उस वक्त भी कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव सर्कमस्टेंसेस नहीं थे। मजीद बात करते हैं इस पर ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं सीधे चलता हूँ फरिया अदील साहिबा की तरफ। पाकिस्तान की प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया करती है। फरिया अदील साहिबा 6 माह गुजर चुके पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को गिरे हुए, जो 9 अप्रैल 2022 को गिरी। जब इस वक्त PDM की जमातें ये कहती हैं कि पाकिस्तान की मईशत को देखें, पाकिस्तान के सैलाब के हालात को देखें, बाकी सब चीज़ों को देखें, ये अब इलेक्शन स्टेज पे नहीं हो सकते बहुत देर तक, तो बात बिल्कुल समझ आती है, इसमें एक लॉजिक है। लेकिन फिर बात ये भी समझ आती है कि अब मार्च में इन्होंने जब ये कहा कि हमें हुकूमत गिरानी है क्योंकि हमें माशी रिलीफ देनी है लोगों को, इमरान खान की हुकूमत ने इकॉनमी को मिसमैनेज किया, तो उस वक्त भी इनके आर्गूमेंट के अंदर कोई जान नहीं थी। हुकूमत का गिराया जाना जो है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बड़ा धचका साबित हुआ, जिससे पाकिस्तान के करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है, और इस झटके से इकॉनमी ने रिकवर नहीं किया। तो अब रिफ्लेक्टिंग बैक फिर आपको क्या समझ आता है कि इस वक्त इनके उस वक्त मार्च में इनके अगराज़ो मकासद थे क्या हुकूमत गिराने के? ये तो बड़ी हैरत की बात है। आपके प्रोग्राम में ये बड़ी ब्रेकिंग डिस्कशन हुई है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि यहाँ पर ये बात कही गई कि मुफ्ता इस्माइल साहब की इकॉनमी से पार्टी ना सिर्फ नामुतमईन है कुछ लोग, बल्कि वो ओपनली आके ये बात कह रहे हैं। अभी फिर हमने ये बात सुनी, तो मेरा क्वेश्चन यही था कि PMLN तो ये क्लेम करी है, ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया, बल्कि उन्होंने तो एक एनिमेशन ट्वीट की डिफेंस मिनिस्टर ने, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुफ्ता इस्माइल
सुपरमैन है और उन्होंने एक बिल्कुल तबाह होते हुए पाकिस्तान को ऐसे बचा लिया जैसे सुपरमैन आके बचाता है, और फिर उसको इसी तरीके से सारे सलूट कर रहे हैं जैसे सुपरमैन को किया जाता है। तो वो सिर्फ ख्वाजा आसिफ का ओपिनियन है? क्या पार्टी ये नहीं समझती कि मिर्जा इस्माइल ने बिल्कुल एक दहाने से डिफॉल्ट के पाकिस्तान को वापस लेके आए? वो खुद भी ये क्लेम करते हैं। तो ये क्लेम क्या सिर्फ मिर्जा इस्माइल, ख्वाजा आसिफ और 2-3 लोगों का है, पूरी पार्टी का नहीं है? दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू नो। दूसरी बात जो आपने बात की ना डॉक्टर साहब, ये देखें यही एक मसला आ गया है हमारी सियासत में, जिसकी वजह से सियासत बंद गली में चली गई है। जिस वक्त हुकूमत गिराई गई थी, जैसे न्यूटन का लॉ है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, तो फिर आप खान साहब से ये उम्मीद रखना कि आप उनकी हुकूमत गिरा देंगे, उनको निकाल देंगे, तो जैसे नतीजा निकलेगा वो आपस में बैठने से ही निकलेगा। अब ये इलेक्शन कैंसिल होने की हम बात करें या पॉसिबल कैंसिलेशन की या डिले की, इससे पीटीआई को तो मुझे कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पीटीआई तो पहले ही पार्लियामेंट से बाहर जा चुकी है, ये तो उन्हीं की सीटें हैं, वो तो छोड़ के निकली है। उन्होंने कहा कि हम मानते नहीं है इस पार्लियामेंट को, जनरल इलेक्शन कराएं। उनका तो आना भी इलेक्शन में एक अजीब सी बात इस हवाले से है कि सब कहते हैं कि आपने खुद ही छोड़ी है, फिर आप आ गए इलेक्शन लड़ने के लिए और लड़के आपने सीट फिर छोड़ देनी है, तो इससे फायदा क्या होने जा रहा है? सो उन्होंने तो एक पॉइंट प्रूव करना था कि हम पॉपुलर हैं। अब अगर इलेक्शन नहीं, ऐसे उस वक्त उनको खतरा ये था जब जुलाई में ये फैसला किया गया कि सिलेक्टिव रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए गए, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की पार्टी को खतरा ये था कि कहीं असेंबली के अंदर उनके खिलाफ कोई मूव ना हो जाए, कहीं एमक्यूएम अलग ना हो जाए, कहीं बाप अलग ना हो जाए। उसकी पेशबंदी करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये फैसला किया गया कि शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन को असेंबली में हम बेहतर कर लेंगे, बाय इलेक्शंस के जरिए वक्त भी गुजर जाएगा। बहरहाल में अंदलीब अब्बास साहिबा, पीडीएम की जमातें इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, आप असेंबली में उनको गिरा सकते नहीं हैं। वो तो खुल्लम खुल्ला आप ये कह रहे हैं कि शायद पूरा पाकिस्तान भी सड़कों पर निकल आए, वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे, कानूनी तौर पर उनके ऊपर कोई वाजिब नहीं है, आप उनसे इलेक्शन करवा नहीं सकते, तो फिर अब आप करेंगे क्या? देखिए, पीडीएम का जो है ना नजरिया, वो ये है कि पाकिस्तान जाए पर इक्तदार ना जाए, और एग्जैक्टली उस पर वो इसी तरह अमल कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का मईशत देख लें क्या हाल था, फ्लड मैनेजमेंट देखें क्या हाल है, और आप कहते हैं कि जी हम जलसे कर रहे हैं। ये तो जलसे नहीं कर रहे, ये सुबह से लेके शाम तक 17 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। पीडीएम की 15 जमातें हैं, फिर वो कोई हमनवा भी साथ मिलते हैं, बारी बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें कहते क्या है? इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। ना वो फ्लड की बात करते हैं, ना वो प्लान की बात करते हैं कि जी अगर आपका 1% जीडीपी खत्म हो गया तो कहां से लाना है। ना वो बात कर रहे हैं कि जी जैसे हमने किया कि जी आपने घर कहां से बनाने, मेरा घर स्कीम शुरू की हमने, उसी वक्त छोटे जो बिजनेसमैन थे उसके लिए टर्फ प्रोग्राम शुरू किया, पूरा एक फाइनेंशियल रिलीफ प्रोग्राम था 260 बिलियन का। ये 28 बिलियन जो कि पता नहीं कहां गया है, उस पे ही ना जिसको कहते हैं इनको पता नहीं चल रहा। तो सारा दिन अगर आप बैठ के सिर्फ एक बात करेंगे कि किस तरह इमरान खान को हमने खत्म करना है, तो फिर मुझे बताएं कि वो जो बिलखते हुए लोग हैं, जो कि आप 14 साल आप सिंध में रहे हैं, 14 साल, जब पिछले साल आई थी आपको याद है कराची में बारिश, तो वफाक के ऊपर चढ़ गए थे ये, और हमने 30 बिलियन दिया था नाले साफ करने का, और हमने एनडीएमए को भेजा था और नाले साफ करवाए थे, और वो कराची ठीक हो गया था 5 दिन में। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन तो ये है कि ये अपना नैरेटिव बनाते हैं। आप लोग इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, आप चाहते हैं इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दें, कहीं ना कहीं फंस जाए, इमरान खान गुम हो जाए। उम्मीद आपकी क्या है कि इलेक्शन को लटका के इमरान खान की पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी जब फिर इलेक्शन करवाएंगे? नहीं जी, हम मेरे से बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, आखिरी चंद मिनट, 1 मिनट है। जी, हमारी तो बिल्कुल ये ख्वाहिश नहीं है। मैं तो ये हमारी पार्टी तो ये चाहती है, देखिए कोई आज की तो नहीं है हमारी पार्टियां, इलेक्शन के बगैर तो कोई चारा नहीं। इस वक्त हालात साजगार नहीं है और वक्त भी बाकी है, आईनी तौर पे अभी 1 साल और 1 महीना इस हुकूमत का और बाकी है, ये 1 साल तकरीबन बाकी है। तो वो देखें ना, कई दुनिया में दूसरी जगह भी
होते रहते हैं, नो कॉन्फिडेंस होता है। कभी ये मुतालबा कर रहे हैं, ये क्या कौन सा आईनी मुतालबा है कि जब ये अपने लोगों को, अपने मेंबरों को अपने साथ नहीं रख सके और इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, अब ये इनको सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, उससे भी इतराज़ है। बात तो मैं ये कर रहा हूँ कि इलेक्शन होंगे, क्यों नहीं होंगे, टाइम पे होंगे। और ये इलेक्शन अगर ये सैलाब ना आता तो होना चाहिए थी। अभी भी देखते हैं, अगर इलेक्शन पॉसिबल है तो जरूर होने चाहिए। अगर ये जीत जाते हैं कुछ सीटें, लेकिन ये मुझे बताइए कि इमरान खान इलेक्शन पॉसिबल हो तो जरूर होने चाहिए। वक्त हमारा खत्म हो गया। शेख साहब का बहुत शुक्रिया, अब्बास साहिबा का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर खाकान हसन नजीब ने भी हमें ज्वाइन किया, फरिया अदरीस साहिबा हमारे साथ थी, हमारी उन्होंने मदद की, सबका बहुत शुक्रिया। डिस्कशन आपने देखी। शेख साहब कहते हैं कि इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, लेकिन हकीकत यह है कि इलेक्शन करवाने का सैलाब की तबाहकारी से पहले भी कोई मूड नहीं था। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्शन करवाने का ना वजह ये थी हुकूमत की कि पहले नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, PMLN की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो सके, फिर कहीं मार्च अप्रैल में इलेक्शन का देखेंगे। अब फ्लड का एक्सक्यूज़ है, जेन्युइन एक्सक्यूज़ लगता है, लेकिन असल में ये एक्सक्यूज़ है नहीं। असल वजह यह है कि सियासत जो है वो हाथ से निकल गई है PDM की जमातों की, जिस वजह से इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।